हाय गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम अपना एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है महासागरीय जल संचलन। तो अब आप संचलन से क्या समझते हैं? संचलन का मतलब होता है गति, गतिमान होना या फिर बहाव मान लीजिए, क्योंकि हम जल पढ़ रहे हैं तो जल में गति क्या होती है? बहाव की होती है। तो इसमें हम जानेंगे कि महासागरीय जल, वैसे ये तो हम जानते ही हैं कि जो महासागरीय जल है वो गतिमान होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो जल स्थिर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं से जल आके मिलता रहता है, फिर उसमें से निस्तारण भी होता रहता है और काफ़ी बहुत बड़ा एरिया को वो कवर किया रहता है, जिससे कि उसके मॉलिक्यूल्स इधर से उधर जाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे एक छोटा सा कोई पॉन्ड हुआ तो वहाँ पे आपको जल का उतना ज़्यादा बहाव नहीं मिलेगा जहाँ पे महासागर में जितना बहाव होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं होता और पॉन्ड में पानी आके कहाँ से ही मिलेगा? या तो उसका पानी वाष्पीकृत होता है या तो फिर भूमिगत जल में जाके मिल जाता है। अब इन्हें कई सारी भौतिक विशेषताएं भी हैं। भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी होंगी जो जल को प्रभावित करें? देखिए, या तो टेम्परेचर हो सकता है यानी कि तापमान, फिर उसकी सॉल्टनेस हो सकती है यानी कि खारापन, और फिर उसका घनत्व हो सकता है। तथा बाह्य बल। अब हमारे, जैसे कि आप जानते हैं, आपने सुना होगा ना कि आज ये सूर्य में ग्रहण लगने वाला है, तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी इधर उधर होने वाली है, जिसके कारण जो समुद्र हैं उनमें काफ़ी लहरें आएंगी, काफ़ी उथल पुथल होगी। सुना था ना आपने? तो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये जो ग्रह है ना, ये हमारे लिए एक बाह्य बल का कार्य करते हैं। तो जब भी ये स्थिर होते हैं तो बहाव जो है वो मध्यम होता है, जो गति है वो मतलब शिथिल होती है, समान होती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा इधर उधर होते हैं तो फिर जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि लहरें उठती हैं। ठीक है, अब लहरें उठ रही हैं, इससे हमें एक और चीज़ पता चलेगी। एक पॉइंट है कि जो महासागर जल है ना, मान लीजिए ये महासागर का जल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्षैतिज प्रकार की गति भी हो रही है, क्योंकि पानी ऐसे ही बहेगा ना। ठीक है, और जब लहरें आएंगी तो ऐसे आएंगी, तो ऊर्ध्वाधर प्रकार की गति भी हो रही है। तो महासागर के जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों ही प्रकार की गतियाँ होती हैं। महासागरीय जो धाराएं हैं ये एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव लेके जाती हैं। अब महासागर है तो इनमें जल की कमी तो है नहीं, तो जब भी इन्हें कोई एक निश्चित दिशा मिलती है तो वहाँ पे बहुत सारा जल एक साथ जाता रहता है। ठीक है, महासागरीय जो धाराएं हैं ये लहरें क्षैतिज गति से मोस्टली संबंधित होती हैं। ज्वार भाटा जो है वो ऊर्ध्वाधर, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जब अगर धीमी चल रही हैं तो वो क्षैतिज होंगी, लेकिन कोई लहरें आती हैं, ज्वार भाटा आता है तो वो ऊर्ध्वाधर हो जाती हैं। जल का लगातार बहाव एक ही दिशा में होता है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति हैं। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है, जबकि तरंगों में देखें तो जल गति नहीं करता। जब धाराएं हैं, मतलब जल में जब कोई धारा बह रही है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है, लेकिन जो तरंगे होती हैं ना वो शिथिल जल में होती हैं। तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है, लेकिन उतनी स्पीड उनकी नहीं होती, क्योंकि जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। अब जल यदि ऊपर उठ रहा है तो भी ऊर्ध्वाधर ही उठेगा, और जब नीचे गिरेगा तो ऐसा तो नहीं कि क्षैतिज समतल में होके गिरेगा, ऊर्ध्वाधर ही गिरेगा ना, ऊपर से नीचे की ओर ही आएगा, तो वो भी ऊर्ध्वाधर गति से ही संबंधित होती हैं। महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते एवं नीचे गिरते हैं। अधस्थल से ठंडे जल का जो उत्प्रवाह है एवं अतप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार होते हैं। अब हम आगे देखेंगे तरंगे क्या हैं। ये वास्तव में एक ऊर्जा है, ये जल नहीं है जो कि महासागर के सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं।
वायु के कारण तरंगे जो हैं वो महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर तरंगे निर्मुक्त होती हैं। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे कि एक तरंग महासागर जल पे पहुंचती है तो इसकी जो गति है वो कम हो जाती है तथा आपस में घर्षण होता है, ठीक है, जिसके कारण जब जल की गहराई तरंग के तरंग दैर्ध्य के आधे से भी कम में होती है ना, तो जो तरंगे हैं वो टूट जाती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो तरंगे हैं वो टूट किस घटना के कारण जाती हैं, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि तरंग की जो गहराई है वो तरंग दैर्ध्य के आधे से भी कम हो, ठीक है। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगे जैसे ही आगे बढ़ती हैं बड़ी होती हैं तथा ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं। जैसे ही आगे तरंगे बढ़ती हैं इनकी जो साइज़ है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है तथा वायु से ऊर्जा को ये अवशोषित करती है। हमने पढ़ा कि जो ऊर्जा मतलब जो वायु है वो ही ऊर्जा प्रदान करती है तरंगों को। अगर वायु नहीं होगी तो ये जो तरंगे हैं इनका निर्माण भी नहीं होगा। अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल पे बनती है तब छोटी छोटी उर्मिकाएं रिम्पल्स बनती हैं। क्या बनती हैं? रिम्पल्स। तथा वायु की गति बढ़ाने के साथ ही इनका जो आकार है वो भी बढ़ता जाता है। जब जब इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते तब तक इनके टूटने पर सफ़ेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगे हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर लेती हैं। मतलब ये जो जल तरंगे बह रही हैं, ठीक है, जब तक ये टूटती हैं, जब ये टूटती हैं ना तो इनके बीच में सफ़ेद बुलबुलों का निर्माण होता है जो कि एकदम सर्फ के बुलबुले जैसे दिखते हैं। लेकिन इससे पहले ही, इनके टूटने से पहले ही ये हज़ारों किलोमीटर की दूरी को तय कर लेती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि कल या आज शाम को आपके पास टाइम नहीं है, बहुत सारा आपको काम है, ठीक है, तो आप उस टाइम लिमिट तक अपनी पढ़ाई को सोचेंगे कि हाँ आज जितना पढ़ने वाले थे हम उसे हम कवर कर लें, उसे हम कंप्लीट कर लें ताकि कोई दिक्कत ना हो, सोचेंगे ना। तो उसी तरीके से ये भी हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर चुकी होती हैं जब ये टूट जाती हैं तरंगे। जब ये हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करती है ना तो इनकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है जिसके कारण ये टूटती हैं। एक तरंग का आकार एवं जो आकृति है उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण ही ये बनी होती हैं। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है। संभवतः दूसरे गोलार्ध में तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है। अब देखिए, अगर आपने मान लीजिए किसी पात्र में या किसी टब में पानी रखा, ठीक है, आप उसके सामने जब पंखा चलाएंगे ना तो आप देखेंगे कि तरंगे किस तरीके से उठ रही हैं। तो वो जो तरंगे उठेंगी वो युवा तरंगे ही होंगी, ठीक है, तथा यही बताएंगी कि उस जल की कितनी आकृति है और वो हवा की कितनी डेंसिटी है। अगर वो बहुत तेज़ी से तरंगे चल रही हैं तो जो हवा है उसकी जो स्पीड है वो भी बहुत अधिक ही होगी, तभी चल रही हैं ना। और उनका जितना बड़ा एरिया है वो उतने एरिया को आसानी से कवर कर रही हैं, यानी कि उनकी तरंगे टूट नहीं रही हैं। जो टूटेंगी तो आप देखेंगे कि बुलबुले बनेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तथा जो तरंगे हैं ये गति करती हैं, क्यों? क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि आप अगर किसी पात्र के सामने पंखा चला के रख देते हैं तो आप तरंगों को आसानी से देख लेंगे। या इस टाइम अब तो गर्मी आ ही रही है, कूलर चलेगा ही सबके यहाँ, आप उसे कटोरी में पानी ले लीजिए और उसे कूलर के सामने रख के तरंगों को देख लीजिए। तथा जबकि गुरुत्वाकर्षण बल के तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। जो गुरुत्वाकर्षण है ना, ये जो तरंगे होती हैं इनके शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त की ओर ऊपर की ओर ढकेलता है एवं तरंग नए स्थिति में गति
करती हैं। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इंगित करती है कि आती हुई तरंगों पर वस्तुओं का जो वहन है ये आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई जो तरंग है इनमें जो तरंग लौटती हुई हैं इनमें जो वस्तुओं का वहन है ये पीछे की ओर होता है। ठीक है, अब तरंग लौट रही हैं तो वस्तुओं कहाँ जाएंगी, पीछे की ओर ही जाएंगी, और यदि आगे जा रही हैं तो वस्तुओं का जो वहन है, वहन मतलब कि स्थानांतरण, गति, वो भी आगे की ओर ही होगा। अब ये देखिए कुछ तरंगों की विशेषताएं बताई गई हैं, तो आइए जानते हैं। काफ़ी शॉर्ट पॉइंट्स हैं तो अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। कौन कौन से हैं ये? तरंग शिखर एवं गर्त। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहते हैं। इसे आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि शिखर एवं गर्त किसे कहते हैं, तो कोई भी तरंग है। अब देखिए शिखर मतलब क्या होता है। आप शिखर वर्ड अगर मैंने कहा तो आप इससे क्या मान लीजिए कि ये एक तरंग है, ठीक है, ये एक जल तरंग है जो कि हवा बहुत तेज चल रही थी इसलिए इसकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब हम पढ़ते हैं कि शिखर क्या होता है। हमने शिखर सुना होगा कि बड़े ऊंचे पर्वतों को शिखर कहते हैं, यानी कि ऊंचाई को शिखर कहते हैं। सो दैट इसकी जो उच्चतम बिंदु है उसे हम शिखर कहेंगे। ठीक है, और गर्त मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है, नीचे को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब जो इसका निम्नतम बिंदु है उसे हम गर्त कहेंगे। तो हो गया आपको लर्न। देखिए कितनी आसानी से किसी भी तरंग के उच्चतम तथा निम्नतम बिंदुओं को शिखर एवं गर्त कहते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका तरंग की ऊंचाई यानी वेव हाइट। तो ये जानते हैं यह एक तरंग के गर्त के अध स्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। तो ये भी किस तरीके से एक्सप्लेन होगी। मान लीजिए ये एक तरंग है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई अगर हमें नापनी है तो किसी की ऊंचाई आप ऐसे तो नहीं नाप सकते ना। इस तरीके से तो हमें उसकी लेंथ पता चलती है, लंबाई कितनी है, ठीक है, वो भी ऐसे आड़े में, समतल में। लेकिन अगर उसकी ऊंचाई जाननी है, अगर किसी की हाइट जाननी है तो आप उसको लंबवत ही नापेंगे, तो यानी कि ऊर्ध्वाधर नापेंगे। ठीक है, तो इसमें भी यही दिया गया है कि जो अध स्थल है उससे शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी जो है उसे ही हम तरंग की ऊंचाई कहते हैं। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि गर्त से शिखर के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, तरंगों की ऊंचाई कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे तरंग का आयाम। यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है, इसे तरंग का आयाम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है तरंग काल। तरंग काल मतलब होता है कि एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है। मान लीजिए ये एक निश्चित बिंदु है, ठीक है, ये एक निश्चित पॉइंट है। यहाँ से जब दो तरंगे निकलेंगी ना तो उनके गुजरने में यहाँ पे जो ये टाइम है, ये समय अंतराल, इसे ही हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तरंग काल कहेंगे। ठीक है, तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है। ऐसा नहीं कि अगर किसी का शिखर है और किसी का गर्त है तो उसके बीच के समय अंतराल को भी तरंग काल कहेंगे। नहीं, या तो शिखर दोनों में हो या तो गर्त दोनों में हो, तो वो जो निश्चित समय अंतराल हमें मिलेगा उसे ही हम तरंग काल कहते हैं। ओके, तो चलिए आपका लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं, क्योंकि ये जो क्लास है ये रोज़ आती है 8 बजे। ठीक है, तो इससे आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर आप नोटिफिकेशन नहीं दबाते हैं तो आपको पता ही चलेगा कि क्लासेस कब आएँ। So thank you so much for watching.